नमस्कार। IBN 7 की इस खास पेशकश में आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। मोदी सरकार ने आज अपना पहला रेल बजट पेश किया। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट में रेलवे की माली हालत सुधारने से लेकर कई कदमों का ऐलान किया। रेल बजट में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देने के अलावा 58 नई ट्रेनों की घोषणा भी की गई। रेल बजट में निजीकरण पर भी जोर दिया गया। सबसे अहम बात रही कि यात्री किराए को तेल की कीमतों से जोड़ने की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। Madam Speaker, I rise to present before this August House the statement of estimate, receipts and expenditure for the year 2014-15 for railways. As I stand in this temple of democracy, I owe this opportunity to the people of this country who have elected us to represent them. प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जब बजट पेश करने खड़े हुए तो आत्मविश्वास से लबालब भरे नजर आ रहे थे। उन्होंने बजट में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने पर जोर दिया। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की रिपोर्ट के लिए 100 करोड़ देने के अलावा कई ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का ऐलान भी किया। रेल मंत्री ने साफ कर दिया कि यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी तेल की कीमतों के आधार पर तय होगा। Here I may point out the periodic revision in passenger fare and freight rates as approved by this August House will be linked to revision in fuel prices in order to insulate the railway revenues from fuel cost escalation. रेल बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि रेल बजट विकासोन्मुख है और आम आदमी के हित में है। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो इस दिशा को दर्शाते हैं कि हम रेल को कहां ले जाना चाहते हैं, साथ साथ रेल के माध्यम से हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बजट को आम आदमी का विरोधी करार दिया और कहा कि इसमें कई राज्यों की अनदेखी की गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये बजट निराशाजनक और कामचलाऊ है। इसमें केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की अनदेखी की गई है और इसमें गरीबों का ख्याल नहीं रखा गया है। अपने पहले रेल बजट में मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन समेत कई योजनाओं का भी ऐलान किया है, लेकिन सवाल यही है कि खस्ताहाल रेलवे के पास इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन कहां से आएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के इस पहले बजट को भविष्य का बजट कहा जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें दिखाई गई हैं जो अभी एक सपने की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी सरकार अपने कार्यकाल में इन सपनों को हकीकत में बदल पाएगी, इस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। तो मोदी सरकार के पहले रेल बजट में बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश के संकेत मिले हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बजट भाषण में साफ कर दिया कि ट्रेनों और परियोजनाओं के लॉलीपॉप बांटने से काम नहीं चलेगा। महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूरा करने और रेल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप मोड है उस पर काम करना होगा। रेल मंत्री ने FDI के लिए कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने की भी बात कही है। सदानंद गौड़ा की मोदी एक्सप्रेस पब्लिक प्राइवेट भागीदारी की 2 पटरियों पर चलेगी। रेल मंत्री ने दर्जन भर ऐसे कार्यक्रमों का ऐलान किया जिनमें कॉर्पोरेट सेक्टर, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ FDI की बात भी की गई। रेल मंत्री के मुताबिक 359 परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1,82,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये रकम जुटाने के लिए निजी क्षेत्र की मदद लेना जरूरी है। बड़े स्टेशनों का रखरखाव कॉर्पोरेट घरानों के हवाले किया जाएगा। स्टेशनों की सफाई व्यवस्था व्यावसायिक एजेंसियों के हाथों दी जाएगी। बड़े ब्रांड की मदद लेकर रेलवे का खान-पान सुधारा जाएगा। सभी स्टेशनों पर PPP के जरिए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। पार्सल और माल यातायात में भी निजी भागीदारी की योजना है। The growth of railway sector depends heavily on availability of funds for investment in railway infrastructure. Internal revenue resources and government funding are insufficient to meet the requirement. Hence, Ministry of Railways is seeking the cabinet approval to allow FDI in railway sector. लेकिन मोदी सरकार के इस पहले रेल बजट को विपक्ष ने रेलवे को प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंपने की साजिश करार दिया है। আর কি বলেছে FDI हो গেল, রিটেল মার্কেটে FDI, ডিফেন্সে FDI, রেলে FDI, টোটাল দেশটা বিক্রি করে দিল। সবচেয়ে সহজ তো আপনার বাড়িতে খাবার নেই, আপনি কি মেয়েটাকে বিক্রি করে দিতে পারেন? रेल को ये एक तरह से पूरी तरह प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंपेंगे। प्राइवेटाइजेशन, PPP और FDI ये तीनों की चलते
रेलवे की मतलब भारी खतरा आने वाला है। बाहर का आदमी आएगा तो जो देने जा रहे हो तो वो अपना कमाई करेगा कि तुमको पी करेगा। जानकारों की नजर में भी ये रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ता कदम है। अगर सरकार 50% भी कामयाब रही तो इस प्रयास में और तेजी आएगी। हालांकि रेलवे में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का प्रयोग नया नहीं है, लेकिन अब तक इसे खास कामयाबी नहीं मिली है। रेलवे की अजब दास्तान है। सफर करने को करोड़ों मुसाफिर हैं, पूरा भुगतान एडवांस में है, लेकिन इसके बावजूद धंधा घाटे में चलता है। अब सवाल यही है कि नए रेल मंत्री ने निजीकरण की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं, क्या उनसे भारत की इस लाइफलाइन यानी रेल की हालत सुधर पाएगी? कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। भाई लेकिन आपने सुना ही होगा, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और हसीन योजनाएं चाहे आप जितनी भी बना ले, आखिर उसके लिए पैसा कहां से आएगा? क्या इस रेल बजट को साकार करने के लिए सही में निजीकरण ही जो है सबसे बड़ा विकल्प है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विशेष पैनल आज यहां मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन JP बत्रा साहब जुड़ चुके हैं, रेलवे बोर्ड में मेंबर ट्रैफिक रहे शांति नारायण साहब, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जराबी और फिकी इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के सदस्य सज्जल मित्रा जो कि ब्लूप्रिंट कंसल्टेंसी के डायरेक्टर भी हैं। और हमारे तमाम पैनलिस्ट से जो हैं आज हम इस बजट को रैंकिंग भी करवाएंगे कि 1 से 10 तक जो है उन्हें क्या लगता है कितने मार्क्स मिलने चाहिए। सदानंद गौड़ा पास हुए हैं या फेल हुए हैं इस बजट में। लेकिन जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, 50,000 करोड़ हर साल अगले 10 साल के लिए रेलवे को जरूरत है अपनी प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करने के लिए। पिछले हम 10 सालों की बात करें तो सिर्फ 3700 किलोमीटर ही नई लाइंस ले हो पाई हैं, जिसमें 41,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया हुआ है। और जो 676 प्रोजेक्ट्स लास्ट 10 सालों में जिनको सैंक्शन की गई थी, उसमें से आपको बता दें कि सिर्फ 356 ही पूरे हो सके हैं। 359 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज की तारीख में अभी भी पूरे नहीं हो सके हैं, भले ही रेल मंत्री 10 साल में कई बार बदल गए हों। तो ऐसे में सवाल यही हो जाता है कि आखिर फंडिंग कहां से आ पाएगी? अगर शुरुआत में बत्रा साहब आपसे कर सकूं, आपकी क्या राय है कि ये कितना आसान होगा, कितना मुश्किल? रेलवे की माली हालत ऐसी है कि रेलवे इतने लंबे प्रोजेक्ट लाइन पे फंडिंग नहीं कर पाएगी, अगले 20-30 साल में भी नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार को मदद करनी होगी और उससे पहले ये देखने की जरूरत है कि जितने प्रोजेक्ट हैं उसमें से 90% ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनमें रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव है, वो लॉस मेकिंग है। तो सरकार को ये फैसला करना होगा कि किस रेट से ऐसे प्रोजेक्ट की फंडिंग करनी चाहिए। और जहां तक बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन अनाउंस किया गया या जो नहीं अनाउंस किए गए, जैसे कि एडिशनल फ्रेट कॉरिडोर, जो मैं देख रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था, सुनने की कोशिश कर रहा था, उनके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा है। जो मैं समझता हूं बुलेट ट्रेन के लिए तो केंद्र सरकार भी संसाधन नहीं जुटा पाएगी, वो हमको बाहर से कहीं से ही पैसे लेने। तो जब हम बाहर की बात करते हैं सज्जल साहब, यहाँ पर इंडस्ट्री की रोल को जो है हम और ज्यादा प्रोमिनेंट होता हुआ देखेंगे। 1.39 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 15 की, अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें। निजीकरण ही क्या लग रहा है आपको कि अब एक ऑप्शन रह जाता है कि कैसे रेलवे, जो कि एक बड़े एक सफेद हाथी के तौर पर भी है, लेकिन वो परफॉर्म करने वाला हाथी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक लायबिलिटी बन चुका है, लेकिन किस हद तक जो है यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री के आने की जरूरत है? साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात आई थिंक ये मुझे इस वक्त मैं कहना चाहूँगा कि दोनों रिपोर्ट जो आई थी, काकोडकर कमेटी की रिपोर्ट जो सेफ्टी पे थी और पिट्रोडा की रिपोर्ट जो मॉडर्नाइजेशन पे थी, अगर जिसमें ये था कि बहुत ज़रूरी है कि जितने एसेट्स हैं उनको रिन्यू कराना है, एकदम टोटली जितने एसेट्स रेलवे के हैं, चाहे वो ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वैगन्स हो, काफ़ी बुरे हाल में है, तो उसी को रिप्लेस करने के लिए करीब 1000 पुल ऐसे हैं जिनको रिन्यू कराना है। तो वो एक मसला है पूरा रेलवे का जो पहले एड्रेस होना चाहिए बनिस्बत की और कुछ हमने। अब आप आइए कि पैसा कहाँ से आएगा। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल आने को तैयार है। ये एक एरिया ऐसा है जिसमें आज तक प्राइवेट सेक्टर यूं नहीं आ पाया है, क्योंकि अगर आप देखें 11th 5 ईयर प्लान में सिर्फ 4% PPP आया पैसा, क्या कहते हैं, रेलवेज में। एक किस्म का ऐसा लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है रेलवे को प्राइवेट सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर को रेलवे से।
ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात को जो है बहुत जरूरी एक मुद्दे को यहाँ पे रेस किया है शांति नारायण साहब। ये ट्रस्ट डेफिसिट क्या घटाने की जरूरत है, वक्त आ गया है, या फिर नहीं, हम जिस 13 लाख कर्मचारियों की रेलवेज की बात करते हैं उनकी नौकरियों पर खतरा हो जाएगा अगर आप पीपीपी को और ज्यादा जोर देते हुए जो है उसे निजीकरण की ओर ही आगे लेकर जाएंगे? तो मेरे हिसाब से ये जो पीपीपी मॉडल है ये इट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, इट इज you getting private capital to build railway assets. So it's not that railway पे आपके private workers आ जाएंगे। हाँ, कुछ areas जो projects हैं उसमें outsourcing जहाँ करते हैं वहाँ private sector को लाएंगे, वो चीज़ ठीक है। But basic जो requirement है, आपने जो इन्होंने सज्जन ने कहा कि trust deficit है, ये बिल्कुल correct है। Because पीपीपी मॉडल में क्या किया जाता है, उसमें किया जाता है शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड दैट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। यू कैनॉट एक्सपेक्ट द प्राइवेट सेक्टर टू ब्रिंग इन द मनी if they have to get that money. They don't use their own money, they will get it from the banks. The borrowing rate may be 13%. He will not come unless he has 2-3% of margin at least. So it means 15-16% is the cost of capital for him. We are used to getting capital from the government at 7%. The issue therefore is that invariably the concession agreement जो बनता है उसमें the terms are biased in favor of the railways and not. तो आप कह रहे हैं एक दिक्कत होगी कि शायद प्राइवेट कंपनियां आने में भी जो है हिचकिचाए। सिद्धार्थ, ये वैसे पहली दफा नहीं है कि हम पीपीपी मोड की बातें सुन रहे हैं रेल बजट में, इसके पहले भी यूपीए सरकार में भी काफी बार हमको सुनने को मिला है। ये किस हद तक जो है, क्या जैसा बता रहे हैं कि भाई एक ट्रस्ट डेफिसिट है, दूसरा जो निजी कंपनियां वो आने के पहले अपने हितों के बारे में तो सोचेंगी, उनको एक प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिल रहा है आने के लिए, क्या वो भी वजह है? और निजी कंपनियां आएंगी तो आइसोलेटेड बेसिस पे कैसे ये वर्क करेगा, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। बट एक आंकड़ा जो हमें ध्यान में लाना चाहिए, एक बुलेट ट्रेन का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो 60,000 करोड़ है। 99 प्रोजेक्ट जो ऑन गोइंग है उनका टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर भी 60,000 करोड़ है। यानी कि एक बुलेट ट्रेन की एवज में 99 प्रोजेक्ट जिसमें से एक कंप्लीट हो गया है उसका भी खर्चा उतना ही है। तो एक लॉन्ग टर्म जो रेलवे फाइनेंस को लेके विंडो ड्रेसिंग से हटकर जो एक अप्रोच चाहिए, और मैं ये सुबह से लगातार कह रहा हूं कि एक इस सरकार के पास एक अभूतपूर्व मैंडेट है और उस मैंडेट में रेलवे की फाइनेंसेस के सुधार के लिए अकाउंटिंग से ज्यादा पॉलिटिकल विल की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। आपने कि विंडो ड्रेसिंग जो है वो करने से नहीं चलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि अभी तक जो इस बजट में नजर आया, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि आप विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश ना करें, सरकार के पास मैंडेट है। फंडिंग को लेकर सरकार ने जो भी विकल्प सुझाए हैं उस पर 1 to 10 पे जेंटलमैन आप कितना पॉइंट्स देना चाहेंगे? साहब मैं 6 देना। आपके सामने प्लकार्ड्स रखे हुए हैं, आपको बता दें, और ट्विटर पर भी जो आप अपने हैशटैग के साथ जो है आप 6 दे रहे हैं। चाहूंगा उसकी वजह बतानी होगी अभी। हाँ। कि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 4 आइसोलेट किए हैं। उन्होंने कहा है कि पीपीपी से हम लेंगे, एफडीआई से लेंगे, एक तो अपना बजट है ही, और जो पीएसयूज में सरप्लस फंड्स हैं वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। तो सोच तो गई है कि हाँ ये ऑप्शंस हैं। अब बाकी हमने नंबर इसलिए नहीं दिए क्योंकि उसके आगे फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओबामा ने वादे किए और उस पर जो है नोबेल पीस प्राइज हमने दे दिया। शांति नारायण साहब, आप कितने नंबर देंगे? मैं भी 6 ही दूंगा, मेनली बिकॉज जो 4 सोर्सेज ऑफ मनी हैं, बजटरी सपोर्ट, पीपीपी रूट, एफडीआई एंड द इंटरनल रिसोर्सेज। Now, इन 4 सोर्सेज में जो हम अभी तक कर पाए हैं उससे हमारा 3% 4% ग्रोथ होता रहा है, क्योंकि बजटरी सपोर्ट इज नॉट एडिक्वेट, पीपीपी में रिस्पांस ठीक नहीं आया, एफडीआई इज अ न्यू थिंग, और जो हमारा इंटरनल रिसोर्सेज है वो हमारी क्रॉस सब्सिडी और वेरियस रीजंस की वजह से घटता जा रहा है। चलिए, तो डेब्यू बजट में अभी तक जो है 2 हमारे पैनलिस्ट 6 दे चुके हैं 10 में से। फंडिंग के ऑप्शंस पर सिद्धार्थ आप कितना देंगे? मैं 5 दूंगा, और उसका एक बड़ा सिंपल सा कारण थोड़ा अगर आप आंकड़े दिखा सके हमारे ये 5 देंगे
सबसे बड़ी बात यह है, और मैं मिडिल पाथ इसलिए ले रहा हूं, अनुभवी व्यक्तियों ने इससे थोड़ा ज्यादा अंक दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये दान और दक्षिणा की जो पॉलिसी पिछले 30 साल से चली है, उसमें मुझे एक ब्रेक लग रही है। एक बड़ी बात जो बार बार दोहरानी चाहिए कि जहां तक मेरी जानकारी है, ये पहला एक बजट है पिछले 17-18 वर्षों में जो मैंने देखा है जिसमें कोई नई रेल लाइन नहीं अनाउंस हुई है। और फाइनेंसिंग की जो बात हुई, 2 नंबर्स, मार्केट बोरोइंग देखें और जो पीपीपी का नंबर जो सुबह हमारे पास अवेलेबल नहीं था, अब जो बजट फाइन प्रिंट में से आ रहा है कि 6000 करोड़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एस्टिमेट किया गया है। मेरा ये मानना है कि ये 6000 करोड़ बहुत बड़ा एक स्ट्रेच टारगेट है, $1 बिलियन का टारगेट है। अगर इसका आधा भी हो जाए आने वाले 8 महीनों में, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। शायद हो सकता है कि टारगेट ज्यादा रख दे तो बट फाइनेंसिंग के लिए एक छोटी सी बात, अगर आप अपना खर्चा कम करेंगे रेलवेज, तो मान लीजिए 1.5 लाख करोड़ का जो इस साल का खर्चा है, और अगर वही हुआ और नया एक्सपेंशन वायदे झूठे ना हो, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक स्थिति रेलवेज की वाकई में सुधरेगी। तो बट्टा साहब, आप आंकड़े देना चाह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो ये देखता हूँ कि जब मेरा अपना ही घर ठीक नहीं है तो बाहर वाले तो मेरी मदद नहीं करेंगे। तो वक्त आ गया कि आप रिस्ट्रक्चर करें, रेलवे बोर्ड हो या पूरे रेलवे के संगठन। मेरा ऑपरेटिंग रेशो 90 के आसपास चल रहा है। कोई उम्मीद आगे मेरे को नजर आनी चाहिए कि मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, आमदनी बढ़ाऊंगा, खर्चा कम करूंगा। वो रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसा कोई विजन भी बजट में इस बार नहीं दिखा। हमारे एक दर्शक है ट्विटर पे, सुदीप श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे ट्वीट करके कहा है कि वो हम क्योंकि 1 से 10 की स्केल पर मार्क्स देने के लिए लोगों को बोल रहे हैं, उन्होंने 10 में से 5 दिया है। उनका कहना है कि नो न्यू पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव, ऑल मेजर्स अनाउंस्ड आइदर इन यूज ऑलरेडी और बीइंग टॉक्ड अबाउट। पहले वाले ही इनिशिएटिव्स हैं। इस समय ये ध्यान रहे कि जब पिछला पे कमीशन जब आया था, उसका इफेक्ट जो था 36% पे एंड अलाउंसेस बढ़ गए, और उसके बाद वो 2009-10 में उसका इफेक्ट पूरा हुआ, और जिसका नतीजा अभी तक भुगत रहे हैं, और 7वां पे कमीशन अब आ चुका है जी। और उसके वो भी 2-1 साल में उनके भी रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो रेलवे को अपनी फाइनेंसेस ठीक करने की बहुत सख्त, बहुत इमीडिएट जरूरत है। तो इस वक्त आपको बता दें कि दर्शकों को हमने 30 में से जो है, क्योंकि बत्रा साहब थोड़ा सा जो है यहाँ पर आंकड़े नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन 30 में से जो है 12 और 5 यानी कि 17 आंकड़े मिले हैं। जहां तक फंडिंग ऑप्शंस का सवाल है, ओवरऑल बजट पर भी हम रैंकिंग जरूर लेंगे आगे, लेकिन मैं इस पे थोड़ा आगे कहना चाहूंगा। तो रेलवे को कंसंट्रेट करना पड़ेगा कोर एक्टिविटी पे, और नॉन कोर एक्टिविटी पे धीरे धीरे से वहां से वापस आ जाना चाहिए। तो उसके लिए भी तो पॉलिटिकल विल की जरूरत होगी। या तो आप कोई भी चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो कर्मचारी यूनियंस हैं, जो संगठन हैं, वो इमीडिएटली हड़ताल पर चले जाएंगे। उसी के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और वो हमको देखनी है यहाँ पे। अगर वो नहीं हो सकती, ये पॉलिटिकल विल आज डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेट हुआ। रेल मंत्री ने कहा कि मेरे पास अनगिनत रिक्वेस्ट आए हैं, और ये आप मान के चलिए 28 नई सर्वे होंगी, एक भी नई रेल लाइन की घोषणा नहीं हुआ। ये देखिए कि ऑपोजिशन तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के खुद कितने सांसद हैं। नहीं, 58 नई ट्रेनों में से 12 ट्रेनें क्या कर्नाटक के लिए वो नई रेल लाइंस की बात हो रही है, ट्रेन की बात नहीं हो रही है, रेल लाइन, और ज्यादा पैसा उसमें लगता है। और ये एक बहुत बड़ा संकेत दिया गया है, पॉलिटिकल संकेत है मेरे मानने के लिए। क्योंकि आप देखिए, हर बजट में कुछ नहीं होता था तो कम से कम चलो भैया आपके लिए सर्वे करवा देते। सर्वे एग्जिस्टिंग अनाउंसमेंट्स की है, जो पिछले 3 वर्षों में अनाउंसमेंट्स हुई हैं। झारखंड में जैसे 2 लाइनें, मैं उनकी जानकारी रखता हूं, उनके लिए सर्वे आज फॉर्मली अनाउंस हुई है। नई रेल लाइन एक भी नहीं अनाउंस हुई है। वित्तीय सरकार कहीं ना कहीं जो है, मुझे लगता है कि इस वक्त जितनी चादर है उसके हिसाब से पांव फैलाने की भी शायद एक मंशा दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उतने ज्यादा भी अनअचीवेबल ये ना, हम नए अनाउंसमेंट्स ना कर दे। लेकिन सज्जल साहब, अगर मैं एफडीआई के मसले पर आऊं, पीपीपी की तो हमने बात की, विदेशी निवेश के मसले पर क्या कोई क्लीन एक ब्लूप्रिंट मिला सरकार से कि आखिर करना क्या चाह रही है विदेशी निवेश को लेकर? या एक अनाउंसमेंट तो किया, लेकिन हिचकिचाहट भी नजर आई कि भाई क्लियरली कुछ लेआउट नहीं किया कि कहां पर हम लेकर आना चाह रहे हैं विदेशी निवेश, किस कैप तक जो है हम कितनी क्षेत्र तक लाना चाह रहे हैं। साहब, एफडीआई हर मामले में एक नाजुक इशू है। तो अब रेलवे को छोड़ दीजिए, किसी भी इशू में आप एफडीआई जब लाते हैं तो हर तरफ से एक होता है कि भाई रिएक्शन जो हमारा होता है कि भाई एफडीआई रहने दीजिए जरा सा। लेकिन जो मैं इस वक्त कहना चाहूंगा कि अगर मोदी गवर्नमेंट ने ये तय किया है और ये अनाउंस किया है और ये अगले 5 साल होने वाले हैं विद दिस मेजॉरिटी, तो मेरे ख्याल में अगले साल के बजट में पीछे मुड़ के ये नहीं कह सकते कि साहब
हमने FDI अनाउंस किया था या हमने PPP कहा था और हम जो है साहब अब बैक कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है आपने ये कमिटमेंट दिया है नेशन के सामने और आपका ये पहला बजट है, तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो उसके ध्यान में होगा कि हमें ये कैसे लागू करना है। और इम्पोर्टेंट है उनको वक्त दीजिए, अभी तो आए हैं। इस बजट में अगर देखें इतनी सारी चीजें भर दी गई हैं, चाहे वो पैसेंजर एमिनिटीज हो, चाहे रेलवे के लिए फैसिलिटीज हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, कुछ सब कुछ भर दिया उसमें। आई मीन जाहिर सी बात है कि जब हम कह रहे हैं पैसे ही नहीं तो ये सब कैसे होगा। लेकिन आप उनको इतना तो क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने अपने ख्याल में पूरा कुछ जितना सोच सकते हैं उसमें डाला है। अब इसकी जवाबदेही अगले साल तो होगी। तो लेकिन अब जैसे 2013-14 की अगर हम बात करें शांति नारायण साहब, पैसेंजर फेयर की भी अगर हम बात करें 23 पैसे का नुकसान हो रहा था प्रति पैसेंजर प्रति किलोमीटर। आप अगर विदेशी निवेश किसी वजह से, राजनीति की वजह से आप नहीं कर पाते हैं, PPP में आपने कहा कि अगर निजी कंपनियां फौरन जो है तुरंत रिस्पॉन्सिव नहीं नजर आती हैं, क्या रेल भाड़ा बढ़ाने से मामला सुलझता हुआ नजर आएगा कि आप पेट्रोल कीमतों के साथ रेल भाड़ा जोड़कर जो क्या उससे पैसा आ सकेगा? देखिए, देयर इज अ लिमिट जिसके बियॉन्ड भाड़ा बढ़ाया नहीं जा सकता है। और इसमें जो मेरा पर्सनल व्यू है कि रेलवे की प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें डिपेंडिंग ओनली ऑन प्राइवेट कैपिटल, whether it is FDI or whether it is PPP, it will not be adequate. completely नहीं होगा। जो भी रेलवे सिस्टम्स इन द वर्ल्ड हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी हैज ऑलवेज बीन देयर, वेदर इट इज हाईवेज और रेलवेज। इन द हाईवेज जो आपका होता है वहाँ पर सिर्फ आप बेसिक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, द रोलिंग स्टॉक इज प्रोवाइडेड बाय द सिटीजन्स। In railways, you have to do not only the fixed infrastructure but also the rolling stock. तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी। और इस चीज़ को अगर आपको करना है तो you have got to bring in the budgetary support। और उसमें आप देखिए जो हाईवे प्रोजेक्ट वाजपेयी जी ने करा था उसमें भी उन्होंने एक सेस लगाया था डीजल का, और उससे 4-5 हजार एवरी मंथ एवरी ईयर आपके पास आ रहा था, वो एश्योर्ड था। जब आप अगर आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं तो उसमें फाइनेंशियल क्लोजर इज अ मस्ट। ये इनफैक्ट एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उसके पहले सिद्धार्थ अगर 15-30 सेकंड में आप कह सकें कि आपको लगता है कि सरकार चाहती तो ये FDI पर जो है और ज्यादा क्लियर तस्वीर पेश कर सकती थी, एक कैबिनेट मीटिंग करके फैसले कुछ सुनाए जा सकते थे? FDI का जहां तक मेरी जानकारी है वो प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन के लिए, वो सेपरेट एक स्ट्रक्चर बनेगा। हो सकता है कि वो इंडियन रेलवे से हटके एक SPV फॉर्म में बने, परंतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिल्ली एयरपोर्ट लाइन में जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, वो मुझे लगता है एक लर्निंग बोर्ड है जिसको देखते हुए ही PPP की सक्सेस की बात की जा सकती है। जो वहां पे हुआ उसको ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि PPP में इन्वेस्टर निवेशक इतनी आसानी से आएगा। रूल्स में बहुत बड़ी चेंज करने की आवश्यकता है। चलिए, और सिद्धार्थ ने जो है बुलेट ट्रेन का जिक्र किया। वेलकम बैक। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और IBN 7 पर जारी है हमारी विशेष पेशकश नरेंद्र मोदी और सदानंद गौड़ा के डेब्यू रेल बजट पर। देश में इस वक्त हर तरफ बुलेट ट्रेन की चर्चा हो रही है, तो रेल मंत्री ने अपने बजट में इसका भी जिक्र किया, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पर यही कहा कि इसका अध्ययन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी हीरक चतुर्भुज रेल योजना का ऐलान किया। रेल बजट में इसके साथ ही देश की 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का भी वादा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर खस्ताहाल पटरी, पुरानी सिग्नल व्यवस्था में सुधार के बिना ये योजनाएं कैसे कामयाब होंगी? ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देश बुलेट ट्रेन पर सवारी करे। 2009 से ही हर साल रेल बजट में हर रेल मंत्री इसका जिक्र जरूर करता है, तो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस बार फिर बुलेट ट्रेन का जिक्र किया। अहमदाबाद मुंबई के 534 किलोमीटर के रूट के लिए उन्होंने
60,000 करोड़ रुपए की जरूरत बताई और सिर्फ ये कहकर रह गए कि इस रूट का अध्ययन किया गया है। I propose bullet trains by starting off with an early identified Mumbai-Ahmedabad sector where a number of studies have been done. आज नया आइडिया नहीं है बुलेट ट्रेन का, पुराना है जो अहमदाबाद बॉम्बे वाला है, वो इनका कोई ब्रेन वो चाइल्ड नहीं है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और सपने की बात की। ये सपना है देश के महानगरों को हीरक चतुर्भुज योजना के तहत हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए आपस में जोड़ना। ठीक उसी तर्ज पर जैसे वाजपेयी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश की सड़कों को जोड़ा। हालांकि रेल मंत्री ने इसके लिए भी 9 लाख करोड़ रुपए की जरूरत बताई। इसके अलावा उन्होंने चुनिंदा रेल रूटों पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे से हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना का जिक्र किया। Effort will be made to increase the speed of trains to 160 to 200 km per hour in select sectors so as to significantly reduce travel time between major cities. ये तो मेरे कार्यकाल में हमने ये शुरू किया था कि एग्जिस्टिंग जो ट्रैक है उसको इम्प्रूव करके और सर्टेन सेक्टर में हम चलाए 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर, और उसी समय दिल्ली और आगरा के रूट का चयन किया गया। फिलहाल हाई स्पीड ट्रेनों के लिए 9 क्षेत्र चुने गए हैं। इनमें दिल्ली आगरा, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली कानपुर, नागपुर बिलासपुर, मैसूर बेंगलुरु चेन्नई, मुंबई गोवा, मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई हैदराबाद और नागपुर सिकंदराबाद का रूट शामिल है। दिल्ली से आगरा रूट पर 3 जुलाई को सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल भी हुआ था। इस ट्रेन ने करीब 90 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके लिए ट्रैक की मरम्मत की गई थी, ट्रैक का अपग्रेडेशन किया गया था। जबकि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एक अलग तकनीक की जरूरत होती है, एक उच्च तकनीकी व्यवस्था और सिग्नलिंग प्रणाली की जरूरत होती है। यानी आने वाले दिनों में अगर सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन गौरव त्यागी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। वैसे अगर बार बार देखें तो अभी चुनाव प्रचार से लेकर अब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात करते हैं, मोदी नॉमिक्स में बार बार वो चीन का जिक्र करते हैं। बुलेट ट्रेन शंघाई से बीजिंग में उसमें सफर किया है मैंने, 4.5 घंटे का लगभग वक्त लगता है 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में। बुलेट ट्रेन का ये जो सपना है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे विशेष पैनल इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। टीपी बटरा साहब, हम उस रेलवे की बात कर रहे हैं जहां आज भी इतने सालों बाद भी एक मेजॉरिटी बजट का स्पीच इस बात पर चला जाता है कि भैया खाने ठीक से आ रहे हैं कि नहीं, जो खाना सही नहीं दे रहा है उसको आप पनिश कीजिए, एस्केलेटर्स लग रहा है कि नहीं, नई लाइंस कैसे बनेंगी। क्या बुलेट ट्रेन का सपना एक मुमकिन सपना नजर आ रहा है? ये सपना मुमकिन है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जरूर होगा, लेकिन हमें हर एक चीज को उसकी प्रायोरिटी पे देखना चाहिए। भारतीय रेलवे के सामने सबसे मुख्य मुद्दा है एग्जिस्टिंग पैसेंजर ट्रैफिक को कैरी करने का, और हर साल तकरीबन 8 बिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर हम कैरी करते हैं, विच इज मोर देन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और दुनिया में कोई ऐसा रेलवे नहीं है जो इतने पैसेंजर कैरी करता है, जिसमें से 90% लोग सेकंड क्लास में चलते हैं। तो हमारी जो मेजर क्लाइंटेल है वो आम आदमी है। सो बार बार मुद्दा यही उठता है कि ट्रेन का सपना शायद आम आदमी का सपना नहीं बन सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी को का सर्विस करते हुए बाकी सब सेगमेंट्स को हम बिल्कुल ही भूल जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए शताब्दी और राजधानी भी चल रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए 160 किलोमीटर के ट्रायल भी किए गए, ठीक उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हाई स्पीड ट्रेन की भी बात हो रही है और वो होना चाहिए। ऐसे में शांति नारायण साहब, जब हम शंघाई के एयरपोर्ट की बात, हम बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, वो घुसकर ऐसा लगता है कि भाई मैं तो एयरपोर्ट में आ गई हूँ, वो रेलवे स्टेशन जैसा नहीं दिखता। 60,000 करोड़ के हम खर्चे की बात कर रहे हैं मुंबई अहमदाबाद रूट पर, तो यहाँ क्या प्राथमिकता इस वक्त होनी चाहिए सरकार की कि बुलेट ट्रेन को यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, हम एक तरीके से रेलवे को भी हम स्वस्थ बना सकते हैं और बुलेट ट्रेन के सपने भी देख सकते हैं? जैसे बत्रा साहब ने कहा, ये हो पॉसिबल है, और इसको करने के लिए एक और वजह भी है। एक कंट्री लाइक इंडिया विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया, इस कंट्री ने एक स्पेस प्रोग्राम शुरू किया एट अ वेरी अर्ली स्टेज, जब कोई मतलब नहीं था इसका, पर उसका इफेक्ट देखिए आप, क्या उसका असर हुआ है। उससे जो रिसर्च हुई है हमारी, उससे और सेक्टर्स में स्पिन ऑफ बेनिफिट्स मिले इसके।
तो बुलेट ट्रेन जो है ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और अगर हमको फंडिंग मिल जाए जैसे एफडीआई से मिल जाती है तो उस सोर्स से करके अगर हम बना सकते हैं तो आई थिंक ये जरूरी है। अगर मगर काफी है यहाँ पर सज्जल साहब, जो मौजूदा ढांचागत जो सुविधाएं हैं रेलवे की, उसे आप कैसे देखते हैं बुलेट के इस सपने के लिए, जहां अनमैन्ड क्रॉसिंग्स की बात करते हैं, पुराने रूट्स की बात करते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन के लिए क्या पूरे एक हम ओवरहॉलिंग की बात कर रहे हैं जहां तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है? मैं जस्ट जो बुलेट ट्रेन का है वो बिल्कुल एलिवेटेड ट्रैक होगा, उसमें कोई लेवल क्रॉसिंग्स नहीं होंगे, सेपरेट बिल्कुल अलग होगा ये कॉरिडोर। तो ये वो चीज जो आप कह रहे हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ऑन द एग्जिस्टिंग ट्रैक्स, अगर ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आता है तो इसमें ये तो ऐसे में सज्जल साहब आपको लगता है कि जैसा कि शांति जी कह रहे हैं कि भाई ये वक्त आ गया कि आप दोनों के बारे में एक साथ सोचें, जो एग्जिस्टिंग ढांचागत जो दिक्कतें हैं उसको भी आप प्लग इन कीजिए, स्क्रू अप कीजिए, और उसके साथ साथ जो है आप नए रूट्स बनाएं बुलेट ट्रेन के लिए? जी, आई थिंक सबसे शुरुआत में आपसे कहा था कि जो हमारे एसेट्स का रिन्यूअल के जो ज़रूरत है वो ज़्यादा अहमियत है, लेकिन बुलेट ट्रेन का एक फ़ायदा है, ऐसा कह रहे हैं कि वो अलग से, शांति नारायण साहब कह रहे हैं कि वो अलग से रहेगा, तो बहरहाल फिर उसके लिए तो आपको बहुत ज़रूरत है पैसे की, लेकिन जो 7 रूट्स हैं एग्जिस्टिंग ट्रैक को अगर अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पैसा डाल के अगर आप स्पीड अप करना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं उसका फायदा ये होगा कि आप एक ट्रेन को स्पीड भी दे सकते हैं, और उसके साथ साथ और भी जो ट्रेनें चल रही हैं उस ट्रैक पे उनको भी आप स्पीड में अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इस बुलेट ट्रेन का मुझे ये एक फायदा नजर आ रहा है अगर वो एग्जिस्टिंग ट्रैक में कर रहे हैं। ये फिर सिद्धार्थ, ये सवाल कि एग्जिस्टिंग ट्रैक पर करें, एलिवेटेड ट्रैक पर करें, ये इससे भी जुड़ जाता है कि आपका पैसेंजर फ्लो किस तरीके का आप देख रहे हैं, क्योंकि चाइना में भी कहा जाता है कि जो बुलेट ट्रेन चलाई हैं लेकिन वो रेवेन्यूज में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो शायद मैचअप नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनके इन्वेस्टमेंट्स थे। एक आंकड़ा, दुनिया के जो 4 सबसे ज्यादा जिनके पास रेल नेटवर्क है वो अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया है, इसी गिनती में। टोटल इनके 5 लाख किलोमीटर रेल नेटवर्क है, कुछ समय पहले तक का आंकड़ा है इन 4 के बीच में। इन 4 के बीच में टोटल बुलेट ट्रेन का कितना अभी तक जो हो चुका है विस्तार, वो केवल और केवल 6,826 किलोमीटर है। तो आप 1% से कम की बात कर रहे हैं। दूसरा एक आंकड़ा, कुल मिला के जो अभी प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं और उसमें चाइना काफी आगे है, चाइना के पास अभी करीब 2700 किलोमीटर की और बुलेट ट्रेन ट्रैक्स बन रही हैं। टोटल दुनिया में जो अभी अंडरवे वर्क है वो लगभग 8,838 किलोमीटर है। तो नंबर से अगर देखा जाए, बुलेट ट्रेन केवल सिंबॉलिक हो सकती है, बोथ इन कैरिंग कैपेसिटी एज वेल एज स्पीड कैपेसिटी, क्योंकि बुलेट ट्रेन, अगेन विशेषज्ञ कह पाएंगे, बुलेट ट्रेन से अधिक स्पीड आपको एयरलाइन हर हमेशा देगी। मतलब साहब आप मानेंगे कि ये सिंबॉलिक ही होगा दरअसल, कि आप सिंबॉलिक राइज की बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन और करेक्शन चाहूँगा कि ये सिद्ध हो गया है कि तकरीबन 400-500 किलोमीटर से 1000 और 1200 किलोमीटर तक की जो दूरी है उसमें हाई स्पीड का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, ना एयरलाइन, ना रोडवेज, और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। और दूसरा, जहाँ तक कैरिंग कैपेसिटी की सवाल है, आज फ्रांस जो है वो डबल डेकर ट्रेन 16 कोच की चला रहा है, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी तकरीबन 800-900 हज़ार के करीब है। तो ये सब चीज़ें हैं और हो रही हैं और हम उस तरफ देख सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल इशू ये है कि हमको हर एक सेगमेंट को अलग से देखना पड़ेगा। और हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम का है, उसको, उसकी माली हालत ठीक करें, उसकी सेफ्टी के सारे मुद्दे हम अटेंड करें, फ्रेट कॉरिडोर देखें जो कि रेलवे की मिल चुकाव है, और साथ ही साथ पैरेलली हो सके तो एक पायलट प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर का भी। एक छोटा सा आंकड़ा, 2,25,000 किलोमीटर की रेल नेटवर्क अमेरिका में, हमसे 1/4 पॉपुलेशन, सारी प्राइवेट। दुनिया की टॉप 10 जो नेटवर्क्स हैं उसमें से केवल 2 प्राइवेट हैं, यूएसए और कनाडा। सोशल ऑब्लिगेशन वर्सेस पॉपुलेशन प्रेशर, इसका जो एक समीकरण इंडिया में बनता है, ये दुनिया से अलग हटके है। मेरा ये मानना है कि पैसा जो लगे वो वहीं लगे जहां पे अत्यधिक आम आदमी को सुविधा उपलब्ध। प्राथमिकताएं जो है यहाँ पर हमें तय करनी होंगी। यहाँ पर अब मैं सब अपने सारे पैनलिस्ट से कहूंगी कि ओवरऑल बजट की अगर हम बात करें,
उसको आप 1 से 10 के अंदर कितना मार्क्स देना चाहेंगे? और उसके साथ जो कमेंट लेना चाहूंगी, शांति साहब, जिस तरह के हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, क्या ये अनफेयर भी हो जाता है? हम बार बार जो चीन के साथ कंपेयर करते हैं कि चीन भैया हर साल 10,000 किलोमीटर की नई रेल लाइन ले डाउन कर रहा है, हम सिर्फ 370 किलोमीटर ले डाउन कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे सिद्धार्थ ने कहा, अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो, सबकी अपनी सिस्टम्स अलग हैं। क्या ये अनफेयर हो जाता है? और उसके साथ में आप ओवरऑल आंकड़े कितने देते हैं गौडा के इस डेब्यू बजट को? नहीं, इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है इन एनी ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, और उसका जो हमारा रास्ता है वो अलग ही होगा, ये तो है। पर मैं आपका ओवरऑल असेसमेंट की जो बात कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस बजट में एक विजन दिखता है। आई एम हैप्पी अबाउट द विजन, एंड एज वाज ब्रॉट आउट द पॉलिटिकल विल इज आल्सो एविडेंट। सो फॉर ऑन दैट काउंट आई वांट टू गिव हिम हायर मार्क्स। कितने आंकड़े देंगे आप? आपके सामने प्लकार्ड्स हैं, विजनरी बजट आपने बताया है यहाँ पर, ये शब्द जरूर म्यूजिक टू द ईयर्स जैसा हम कहते हैं। चलिए 7 नंबर दे रहे हैं। सज्जल साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त भारत के, अगर हम इस रेल बजट को देखें, कितने आंकड़े देंगे आप ओवरऑल, जो भी सपने सजाए हैं और बातें? अब मैं 5 दूंगा। आपने 1 उठाया। अच्छा 5 दूंगा। ओवरऑल को आप 5 दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। फंडिंग ऑप्शंस को आपने फिर भी 6 दिए थे। मैं 5 दे रहा हूँ इसलिए कि उसमें इतना सब कुछ गया है, बजट इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, उसमें हर चीज डाली गई है, और हम सब जानते हैं कि बड़ा मुश्किल होगा इसको इम्प्लीमेंट कराना। तो इसलिए विजन ठीक है, अपनी जगह बात सर कह रहे हैं, शांति नारायण साहब कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है कि विजन है। उसने कमिटमेंट भी दिया है बजट में सबके सामने, एक सोच है, एक रीऑर्गेनाइजेशन की भी बात बीच में करी थी। एक सेंटेंस आया था, क्या कहते रेल मंत्री साहब का, कि हम मिनिस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करने के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि रेलवे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रेलवे एक ऑपरेशनल एंटिटी है। हम जितनी भी रेल हम आज तक चलाई है, हम सब ऑपरेशंस के पीछे गए हैं। एक पॉलिसी लेवल बॉडी नहीं है जिसने कहा कि ये पॉलिसी रहेगी, आपको ये इंप्लीमेंट करना। तो कहीं हमें ये रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि ऑपरेशंस रोजमर्रा की रेलवे चलाने से निकल के देश के आर्थिक सुधार में जो है रेलवे की जो भूमिका है, उसको एक इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पर हमें ट्रीट करने की जरूरत है, जिस पर नरेंद्र मोदी जोर दे रहे थे। कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। सिद्धार्थ, क्योंकि क्या मोदी ने कहा ये आधुनिक बजट है, राहुल गांधी ने कहा कि भैया ये तो कोई बजट है ही नहीं, अभी तक शायद बंगाल और बिहार के बजट नजर आते थे, ये क्या देश का बजट नजर आया? कितने आंकड़े 1 से 10 में? मेरी तरफ से 7 आंकड़े, और उसके लिए बिल्कुल 2 कारण। पहला, पिछले कई वर्षों में हमने खड़े होकर देखा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो आते जाते हम लोग जैसे लोग उनको फोर्स करते थे, तो वो एक छोटी सी टिप्पणी देते थे रेल बजट पे। पहली बारी बार बार जो संकेत आया कि नरेंद्र मोदी जी ने बजट के तुरंत बाद जो अपना विश्वास था उसको सामने रखा, और इसकी सिग्नल बहुत बड़ी है। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है। और दूसरी सिग्नल जो हम थोड़ा सा संक्षेप में दूसरी सिग्नल यही है कि इन्होंने खर्चों को ध्यान में रखते हुए सारी बातचीत की है। मेरे हिसाब से वो सराहनीय है। चलिए बत्रा साहब, आप आंकड़े दे रहे हैं, फाइनली एग्री हो गए हैं? फाइनली 5 आंकड़े दूंगा। थोड़ा टर्न कर दें अगर आप। टर्न करके जी। कारण ये रेलवे की जो माली हालत हेल्थ है वो उसके फ्रेट ट्रैफिक से देखी जाती है और उसी से बनती है। और मेरे कान सुनने को तरस गए थे कि फ्रेट कॉरिडोर में आगे कुछ अगर वो भी विजन दिखाते जैसा कि पैसेंजर कॉरिडोर में दिखाया है, तो वो एक चीज मिसिंग थी। और दूसरा, इस समय इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन सरकार का होने के बावजूद एक्सपेक्टेशन ये थी कि सेफ्टी में इस समय जो विजन होगा वो जीरो बेस टॉलरेंस। चलिए, आपने सेफ्टी का मुद्दा उठाया है, इस पर मैं फाइनल कमेंट्स लूंगी अपने पैनलिस्ट से। आपको बता दें कि पिछले राउंड में जब हमने कहा था कि सरकार की जो फंडिंग ऑप्शन है उस पर जो सरकार की एक नीति नजर आ रही है, उसमें 3 पैनलिस्ट ने नंबर्स दिए थे, तो उस वक्त जो है हमने 17 आंकड़े मिले थे इस सरकार को 30 में से। अब जबकि ओवरऑल बजट की हम बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को ज्यादा सिनिक मानते हैं, उन्होंने फिर भी ज्यादा नंबर दे दिए, 7 दे दिया 10 में से, और कुल मिलाकर 24 नजर आ रहा है अगर बत्रा साहब को शामिल कर ले 40 में से सदानंद गौड़ा की इस ओवरऑल रेल बजट को। शांति नारायण साहब का मैं यहीं पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि उन्हें इससे आगे कहीं और भी जाना है, लेकिन हमारे बाकी पैनलिस्ट बने हुए हैं रेलवे सुरक्षा के मुद्दे पर। आखिरी कमेंट्स हमारे पैनलिस्ट से।
तो IVN7 पर जारी है मोदी एक्सप्रेस। रेल बजट पर हमारी ये विशेष पेशकश। और ब्रेक के पहले हमने हमारे पैनलिस्ट से कहा था कि वो ओवरऑल मार्किंग करें मोदी के और सदानंद गौड़ा के इस डेब्यू बजट को। 40 में से 1 to 10 के स्केल पर ओवरऑल जो है 24 आंकड़े हासिल किए हैं इस सरकार के बजट ने। आखिरी कमेंट्स आप सबसे लेना चाहूंगी मैं, सिद्धार्थ साथ ही साथ बत्रा साहब की। जो एक चीज आपने फ्रेट कॉरिडोर का जिक्र किया, उसके अलावा एक चीज जो सबसे ज्यादा लैकिंग नजर आई, सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार ने कहा 17,000 RPF कांस्टेबल हम रिक्रूट करेंगे, 4,000 इसमें से महिला कांस्टेबल्स होंगी। क्या सुरक्षा के इसमें मोर्चे पर कोई खास कमी नजर आई आपको? नहीं, सिक्योरिटी के मामले में, सुरक्षा के मामले में ये जानना जरूरी है कि अगर ये जो वैकेंसी भर रहे हैं तो मेरे को इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना, एक्सेप्ट टू ब्रॉडली इंडिकेट कि क्या हो रहा है। और अगर ये एक्स्ट्रा पोस्ट है तो ये बहुत सीरियस लैप्स है। क्यों? इस समय भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नहीं है। चाइनीज, रशियन और अमेरिकन रेल सिस्टम भारतीय रेलवे से बड़े हैं, लेकिन दुनिया के सभी रेलवे सिस्टम में से सबसे ज्यादा सिक्योरिटी स्टाफ इंडियन रेलवेज में है। इस समय तकरीबन 75,000 RPF और 40,000 GRP। कुल मिला के परसेप्शन है कि रेलवे की सुरक्षा जो है बहुत अधूरी है, बहुत कमजोर है। कुल मिला के 1,15,000 सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल हैं, जबकि ट्रेन में टिकट इशू करने के लिए, इंक्वायरी के लिए, टिकट चेकिंग के लिए, कोच अटेंडेंट, सब मिला के पूरा कमर्शियल स्टाफ 1 लाख है, जिसमें से कि तकरीबन 30 से 40,000 जो है वो गुड्स ट्रेन को देखता है, फ्रेट ट्रेन को देखता है। सिर्फ 70,000 ही पैसेंजर ट्रेन को देखते हैं। तो जो डायरेक्ट सर्विंग स्टाफ है वो 70,000 है, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ 1,15,000 है। मतलब इस पर जो है सरकार को आप कह रहे हैं कि रेलवे को जो एक प्रोटेक्शन मीडियम के तौर पर देखना बंद करना चाहिए। सर, वक्त की कमी है, 30 सेकंड में सिद्धार्थ आप बताएं कौन सी चीज आपको सबसे लैकिंग नजर आई? एक वर्ड मैं जरूर कहूंगा, RPF को ज्यादा इक्विप करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, आउटकम बढ़ाने की जरूरत है। आप देखिए, संकेत ये मिला है कि जो रेल के भाड़े हैं वो फ्यूल एडजस्टमेंट से लिंक होंगे, पहले भी कहेगी बात, परंतु रेल टैरिफ अथॉरिटी जो पहले बात हुई थी वो अब दब चुकी है। ये इस पे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता। सर बिल्कुल 20 सेकंड्स, आपका कौन सा चीज लैकिंग नजर आया? सबसे इम्पोर्टेंट है कि 65% जो पैसा आता है रेलवे का वो माल भाड़े से आता है। और मुझे ये कहीं नजर नहीं आया कि रेलवे ने कुछ ऐसा बताया हो कि हम कहां से अपनी लोडिंग, जो फ्रेट लोडिंग है वो हम बढ़ाएंगे। तो वो मुद्दा जो है ऐसे लग रहा है कि कहीं दब गया है। चलिए, तो तमाम ऐसी बातें हम उम्मीद करेंगे कि जो है इसे करेक्ट करने की कोशिश करे सरकार अपनी अगले बजट में। ट्विटर के हमारे एक दर्शक है अशोक मनसुखानी, वो 10 में से 8 दे रहे हैं फॉर पाथ ब्रेकिंग रेल बजट, लेकिन 10 में से 5 दे रहे हैं फॉर क्लियर कट एक्शन टाइम बाउंड प्लान। जाहिर सी बात है कि आप वादे चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इन वादों को दावों में तब्दील करने के लिए जरूरी है कि आप उनको वक्त रहते इंप्लीमेंट करें और जो खामियां हैं उन्हें पूरी करें। अगर आप हमारे साथ इस विशेष पेशकश में जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।